नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ओवर रेटिंग की शिकायत पर एसडीएम की शराब की दुकान पर छापेमारी, पकड़ी गई ओवर रेटिंग की शराब। एसओपी की जा रही है तैयार। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन को लेकर समस्या। यूपी के दड़ियाल में सांप रेस्क्यू करने वन्यजीवी प्रेमी को ब्लैक कोबरा सांप ने डसा, हालत खतरे से बाहर। पंचायत चुनाव से पहले रामनगर में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर शराब और लहन किया नष्ट। उत्तराखंड में आईटीआई संस्थानों में ले रहे प्रवेश छात्र छात्राओं इस तरीके से करे आवेदन, जाने कितनी है सीटें। अब खबरें विस्तार से। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने शराब के दामों ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई की है। शराब की ओवर रेटिंग पकड़ने के लिए एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने नाटकीय तरीके से राजस्व उप निरीक्षक को ग्राफ बनाकर लोहाघाट के अंग्रेजी शराब की दुकान पर भेजा, जहां राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा 4 अलग अलग शराब की बोतलें सेल्समैन से खरीदी गई, जिस पर सेल्समैन द्वारा ओवर रेट में शराब की बोतलें राजस्व उप निरीक्षक को थमा दी, जिसकी रिकॉर्डिंग राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा कर ली गई। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा ओवर रेटिंग सूचना एसडीएम लोहाघाट को दी गई, जिस पर एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर मौके पर पहुंची। ओवर रेटिंग पर एसडीएम लोहाघाट के द्वारा शराब के सेल्समैन को कड़ी फटकार लगाई और एसडीएम लोहाघाट ने बताया कि शराब में हो रही ओवर रेटिंग की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, इस पर कार्रवाई की गई है जो सच पाई गई है। वो तो एमएसपी रेट और उसमें रेट तो उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल रेफर केंद्र बन चुके हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों के हॉस्पिटल की, तो वहां पर डॉक्टर मरीज को कितनी जल्दी रेफर करें इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले भी कई निर्देश दे चुके हैं जिससे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी हमेशा उनके आदेशों को बीच में आ जाता है। वहीं अब डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि उससे सीएमओ और सीएमएस की टेंशन बढ़ सकती है, साथ ही सरकारी डॉक्टरों की भी जवाबदेही बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब मरीज को रेफर करने पहले सीएमओ व सीएमएस के हस्ताक्षर अब अनिवार्य होंगे। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देहरादून, हल्द्वानी नीचे के इलाकों में रेफर कर देते हैं मरीज को। इसको लेकर आप लोग एक एसओपी बना रहे हैं सर, किस तरह की होगी, कितनी प्रभावी होगी, क्या है? देखिए, रेफरल्स को लेके शासन काफी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरल्स नहीं होने चाहिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वो सीटी मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। सो इसी के दृष्टिगत जो है शासन एक एसओपी तैयार कर रहा है रेफरल्स के लिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल होगा, किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल नहीं होगा। एसओपी लगभग 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच में शासन की ओर से आज इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं लिखित तौर पे सभी सीएमओ, सभी सीएमएस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनको हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी रेफरल सबसे पहले स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही और अपने आप को संतुष्ट करने के बाद भी पेशेंट की लाइफ बचानी नितांत आवश्यक है। उसके बाद वो अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करेगा वाइटल्स को चेक करने के बाद, और स्पष्ट संस्तुति अंकित करने के बाद वो सीएमएस से काउंटर साइन कराएगा और सीएमएस भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, पेशेंट को पर्सनली जाके देखेगा और वाइटल सब चेक करेगा। और लाइफ एंड लिम्ब बचाने की जब नितांत आवश्यकता पड़ जाती है और इमरजेंसी हो जाती है, तभी वो हायर सेंटर्स को रेफरल लोग करें। देश भर में सावन महीना बड़ा पावन माना जाता है। इस श्रावण मास में पूजा अर्चना का विशेष प्रावधान है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में देश के कोने कोने से भोले के भक्त आते हैं और जल लेकर निकलते हैं। उसी को लेकर प्रशासन ने भक्तों के लिए रूट डायवर्जन किया हुआ है, जिसका असर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में देखने को मिल रहा है। रूट डायवर्जन के चलते उधम सिंह नगर के जसपुर में NH 74 पर बाहरी वाहनों को रोका गया है, जिसके बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वही वाहन स्वामी और ड्राइवरों की माने तो उन्हें कांवड़ यात्रा के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि 2 दिन हो गए यहाँ खड़े हुए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 6 ਮਾਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ 3-3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਉਕਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਗੱਡੀ वालों ਨੂੰ दे दें। बेनती है। मेरा नाम निशान सिंह है। हमको बहुत दिक्कत आ रही है जी, परसों के खड़े हुए हैं, ना कोई खाना है ना कोई पानी है, कुछ नहीं मिल रहा है। इधर गाड़ी लगाते हैं साइड में तो रात को डीजल चोरी हो जाता है, तो क्या करें, हमको छोड़ा जाए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं, उत्तराखंड वाले बॉर्डर पे हैं जी, तो हमारी रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुनी जाए, हमको छोड़ा जाए। हमने पंजाब जाना है, अपने घर जाना है, हमको सारा परिवार उड़ीक रहा है। आज इससे 3-4 दिन हो गया इधर फंसे हुए, गाड़ी की किस्तें हैं, क्या करें, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं देखिए, त्योहार का सबको पता होता है, सरकार को पहले से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि वाहनों को अगर ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो दिक्कत तो आने वाली, सामग्री इधर से उधर नहीं जाएगी। लेकिन मार्ग क्योंकि कोई बंद कर देना इसका समस्या का समाधान नहीं। प्रशासन को सरकार पहले ही अगर व्यवस्था बना दे तो मैं समझता हूँ ना कांवरियों को दिक्कत होगी ना आम जनता को दिक्कत होगी। लेकिन कांवर के नाम पे जो हुड़दंग हो रहा है वो ठीक नहीं है। आपने आजकल वीडियो देखी होंगी, हरिद्वार में बहुत हुड़दंग काट रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी हुड़दंग हो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को खबर है उधमसिंह नगर के बाजपुर से। वन्य जीव प्रेमी देर शाम यूपी के दड़ियाल के निकट इमरता गांव में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में सांप पकड़ने की सूचना पर पहुंचे थे। सांप रेस्क्यू करने के बाद कट्टे में बांध दिया था, लेकिन कट्टा बारीक था, जिसके चलते ब्लैक कोबरा सांप ने कट्टे से मुंह बाहर निकालकर वन्य जीव प्रेमी मुख्तार अली को डस लिया। इसके बाद मुख्तार अली ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू कर खुद ही बाइक से बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान बाजपुर सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने मंगलवार को सुबह जानकारी देते बताया कि वन्य जीव प्रेमी का प्राथमिक उपचार किया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम वार्ड नंबर 2 मंसूर नगर केलाखेड़ा निवासी वन्य जीव प्रेमी उम्र 42 वर्ष मुख्तार अली पुत्र कलवे अली यूपी के दड़ियाल के पास इमरता गांव में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में सांप पकड़ने की सूचना पर पहुंचे थे। इस दौरान सांप रेस्क्यू करने के बाद कट्टा बांध दिया था। कट्टा बारीक होने के चलते ब्लैक कोबरा सांप ने कट्टे से मुंह निकालकर मुख्तार अली के सीधे हाथ की ओर उंगली में डस लिया, जिससे वह घायल हो गए। वहीं इस घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ। इस दौरान वन्य जीव प्रेमी मुख्तार अली ने बताया कि ब्लैक कोबरा सांप ने डस लिया था, जिन्हें कुछ देर बाद सांप के डसने का एहसास हुआ और तुरंत बाजपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उनकी जान बच गई। मामला ये है, मेरे पास सूचना आई थी इमरते से, जो कि गढ़हाल के पास पड़ता है, और वहाँ पर मैं पहुँचा तो थोड़ा अंधेरा बरसा। अक्सर यूपी में लाइट तो होती नहीं है जी। अंधेरे की वजह से जो मैंने उनसे थोड़ा एक कट्टा मंगाया, उन्होंने कट्टा थोड़ा बारीक ला दिया। वो कट्टे में डालने के बाद में जैसे मैं चला तो उसने जो है बांधते समय कट्टे को, और उसके बारीक दांत थे उसमें जो है निकल गए बाहर, मेरे एक हाथ में लग गया है। फिर मैं गाड़ी चला कर आया, रोक दिया। जब वहाँ से जब मेरे काट लिया तो मैंने 3 बंद बांधे और सीधे देर ना करते हुए गाड़ी मैंने भगाई यहाँ पर और सीधे स्वास्थ्य केंद्र में आ गया मैं, और यहाँ पर जो एंटी वेनम लगाया। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी को सांप काट लेता है सीधे स्वास्थ्य केंद्र आए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा जान जा सकती है। तो जल्दी, जितने जल्दी हो सके इतनी जल्दी आप स्वास्थ्य केंद्र आ जाएं और जो है ट्रीटमेंट करवाएं। दड़ियाल में कौन सा गांव है जिस जगह? दड़ियाल के पास में है अकराबाद के पास में पड़ता है इमरता गाँव। उस इमरते गाँव में जो है एक पोल्ट्री फार्म बना रखा था छोटा सा, जिसमें मुर्गी बत्तखें सभी कुछ पाल रखे थे। तो अक्सर जो है उनकी मुर्गी मार रहा था काफ़ी दिन से, और अंडे वगैरह खा रहा था। तो मेरे पास सूचना आई तो बोले भाई साहब 1 हफ्ते से लगभग परेशान है, और हमारे घर पे जो है भाई साहब हमेशा से बात है, एक सांप जो है बहुत दिन से परेशान कर रहा है और अक्सर जो है मुर्गी मार देता है। तो इस तरह से जब मुझे सूचना मिली मैं पहुंचा फटाफट। रात के अंधेरे में होते ही जो है जैसे मैंने कट्टे में डाला उसे, कट्टा थोड़ा पतला दे दिया मुझे। जैसे कट्टा पतला दिया तो उसमें जो है दांत निकल गया, एक उसमें जो है दिख रहा था उसे सांप को, उसने जो है मेरे काट दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर और आसपास के क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से शराब के अवैध तस्करी और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रामनगर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 500 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की। इस दौरान 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव में शराब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आबकारी विभाग ने भी मोर्चा संभालते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब और कच्ची शराब तैयार करने की सामग्री नष्ट की है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे आबकारी विभाग द्वारा जैसे मंडल और जनपद और रामनगर की जो टीम है, हम लोग कंबाइंड संयुक्त दबिश दे रहे हैं, और जो भी टीम भट्टी और आसपास जो भी सूचना मिलती है हम घरों में भी दबिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा अभी लगभग रामनगर में 24 से 25 अभियोग दर्ज हो चुके हैं अभी हाल ही में, और 15 से 2000 के समथिंग लीटर शराब हमने डिस्ट्रॉय करी है, और काफ़ी लगभग 40-50 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं अभी हाल ही में। और हमारा निरंतर ये चुनाव के मद्देनजर लगातार भट्टी आगे तोड़ेंगे, और अभी तोड़ ही रहे हैं। और जो भी हमें सूचना मिल रही है या जहाँ हमें लगता है कि वहाँ से शराब या कहीं इधर उधर जो भी है, हमारी टीमें या मेरे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के विभिन्न राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। आवेदन प्रक्रिया 27 जून से चल रही है। ऐसे में अगर कोई युवा हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद आईटीआई करना चाहता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। उत्तराखंड के 81 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस बार 36 ट्रेडों में कुल 9,656 सीटों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई करने के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट सत्र 2025-26 के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में असुविधा होने पर अभ्यर्थी अपने जिले के नजदीकी नोडल आईटीआई केंद्र में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2,250, अन्य सभी वर्गों के लिए 350 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 81 आईटीआई संस्थाओं के लिए 9,656 सीटों के लिए आवेदन होने हैं। 27 जुलाई से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक 4,127 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मैं राजेंद्र पांडे राजकीय आईटीआई बेतालघाट जनपद नैनीताल में कार्यरत हूँ और इस वक्त मैं उप नोडल अधिकारी कुमायूं मंडल के रूप में नामित किया गया है। आईटीआई में जहाँ तक प्रवेश की बात है, ये 27 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और चलते रहेगी, ठीक है। और इसमें आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो जितने भी इस कार्यक्रम को जो नेशनल चैनल के द्वारा पूरे कार्यक्रम सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, उनसे एक निवेदन है कि यदि अगर आपके बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी आईटीआई में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे बच्चे ने ये एजुकेशन किया है तो उसके लिए कौन सी ट्रेड सही रहेगी। ऑनलाइन के लिए किस तरह से कर सकते हैं? ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन जो आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए www.VPP-Uttarakhand को आप ओपन करिए। उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, करीबन एक पीडीएफ फाइल बनी हुई है, उसमें पूरी तरह देख सकते हैं कि किसमें क्या एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, सर योग्यता क्या है आईटीआई आप? देखिए, अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की ट्रेड चाहिए आपको, एनसीवीटी होती है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, तो इसके लिए आपके पास हाई स्कूल में गणित साइंस होनी चाहिए। लेकिन छात्राओं के लिए जो विशेष हमारा अभियान है, 30% उसके लिए उनके लिए आरक्षित सीटें होती है। ब्यूटिशियन है, कोपा है, फैशन डिजाइन है और फैशन टेक्नोलॉजी है। इसमें आप जो हमारे छात्र हैं एडमिशन ले सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।